तो ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन, लास्ट लाइफ प्रोसेस जिसके बारे में आपको पढ़ना है एक्सक्रीशन। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, है कि नहीं। तो गैसियस वेस्ट का जो रिलीज होता है वो कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से होता है, और ये हमने पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू हो जाता है। बट जो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे अंदर हो रही हैं ना, वो भी जनरेट करते हैं क्या, नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड। अब इनके रिमूवल का, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के जो वेस्ट बन रहे हैं, इन सब चीज़ों के रिमूवल को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो व्हाट इज एक्सक्रीशन? बायोलॉजिकल प्रोसेस in which removal of harmful metabolic waste is done. This process is called excretion. अब एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग तरह का ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाता है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो क्या करेगा, सिंपल डिफ्यूजन से ही अपने सराउंडिंग में उस चीज़ों को छोड़ देगा। लेकिन बाकी लाइफ प्रोसेस के तरह ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाएगा इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, एक बार पढ़ देता हूँ फिर से। Different organisms use varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove this waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding water. As we have seen in other processes, complex multicellular organisms use specialized organ to perform the same function. तो हम भी तो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही हैं। हमारे अंदर क्या होगा, हमारे अंदर कैसे होगा एक्सक्रीशन? हमारे अंदर एक्सक्रीशन होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम से। और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन है, यही आपके दो किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, और उस किडनी से निकलता हुआ एक यूरेटर, और वहाँ एक मिलता है एक थैला जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और वहाँ से निकलता हुआ एक छोटा सा ट्यूब जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। तो आपकी किडनी क्या काम करते हैं, किडनी पेयर में होते हैं। सबसे पहले तो ये आपके नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं। ठीक है, ये किडनी से जुड़ा हुआ रहते हैं यूरेटर, और यूरेटर दोनों आकर एक यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं। इसी यूरिनरी ब्लैडर में आपका यूरिन आके स्टोर होता रहता है, और जब ये ब्लैडर भर जाता है तो आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा, और ब्रेन से जब वापस मैसेज आएगा तो इन मसल्स में, ब्लैडर के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराया जाएगा, सिकुड़ा जाएगा, दबाया जाएगा उसको, जिससे आपका यूरिन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, फिगर 6.13, इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर अराइजिंग फ्रॉम ईच किडनी, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। तो एक आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, अ पेयर ऑफ किडनी होता है, अ पेयर ऑफ यूरेटर होता है, अ यूरिनरी ब्लैडर होता है, और एक यूरेथ्रा होता है। सबसे पहली बात तो यही है। उसके बाद किडनी कहाँ पर लोकेटेड होता है, किडनी आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। तो आपके एब्डोमिनल रीजन में आपका किडनी लोकेटेड होता है, आपके बैकबोन पीछे रीढ़ की हड्डी के किनारे। ठीक है, ये लोकेटेड होता है आपका किडनी। और ये यहाँ पे क्या होता है, यूरिन प्रोड्यूस्ड होता है, यूरिन फॉर्मेशन। किडनी का मेन फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पास थ्रू द यूरेटर के थ्रू पास होता है, आता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे उसका स्टोर किया जाता है अंटिल इट इज रिलीज थ्रू यूरेथ्रा। तो यूरिन प्रोड्यूस्ड इन दिस किडनी पास थ्रू द यूरेटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। समझ गए? चलो, यानी किडनी में क्या होता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब कैसे होता है यही आपको पढ़ना है। ठीक है ना, चलो देखो, हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। तो द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। तो
यूरिन बनाने का क्या पर्पज़ है? आपके ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है ना, उन्हीं को फिल्टर करने के लिए हम बनाते हैं, फिल्टर करते हैं तब वही क्या यूरिन बन जाता है। जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इनटू द लंग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द किडनीज। तो जो हमारा यूरिन होता है ना, उसमें मेनली क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड। तो वही कह रहा है कि जैसे कि हमारे लंग्स से CO2 निकलता है, वैसे ही हमारे किडनी से क्या नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड निकलता है। तो फिर जैसे ही हमारे लंग्स में बेसिक यूनिट जो अल्वियोलाई होता है, ऐसे ही हमारे किडनी में जो बेसिक यूनिट होता है वो एक नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन क्या होता है? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। इसी के थ्रू क्या किया जाता है? आपके ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाया जाता है। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, हमें क्या यानी कि कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि हमारे किडनी में भी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होंगे जो कि फिल्टर करने का काम करेंगे आपके ब्लड को। देखिए, like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup-shaped end of the coiled tube called Bowman's capsule that collects the filtrate. देखिए, जैसे ही किडनी हमारा जो लंग्स होता है वहाँ पे अल्वियोली के आसपास ढेर सारे ब्लड कैपिलरी लगे हुए रहते हैं ना, ऐसे ही हमारा किडनी में भी क्लस्टर होता है कैपिलरी का, जिसको हम नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जो कि, तो ये समझने से पहले हम देख लेते हैं कि वो नेफ्रॉन क्या होता है, ठीक है? उसके बाद पढ़ेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा हमें। तो देखिए, ये एक क्या दिया हुआ है? ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर, फिगर 6.14 स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो देखिए, जो आपके किडनी में नेफ्रॉन होता है जिसको बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं ना, वो एक्चुअल में एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। कैसा? ट्यूबुलर। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब जो यहाँ पे है ना, ये सब पूरा का पूरा क्या है? ये ट्यूब है, ट्यूब है। ऐसा थोड़ा सा मुड़ गया है, फिर आगे आया है इधर, और यहाँ से एक ट्यूब जैसा यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर जाएगा और फिर यहाँ पे उलझ गया है और निकल रहा है। एक सिंपल डायग्राम पहले देख लेते हैं। चलिए, इससे पहले हम सिंपल डायग्राम एक देख लेते हैं, उससे बढ़िया समझ में आ जाएगा हमें। तो देखिए, आपकी किताब में जो है ना, यही दिया हुआ है, थोड़ा सा इससे आसान फॉर्म में बनाया हुआ है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ये क्या है? यही एक किडनी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। तो एक नेफ्रॉन में क्या क्या पार्ट होते हैं? देखिए, वो एक्चुअल में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर शुरुआत में बनाता है, और ये ट्यूब ही है। ये ट्यूब यहाँ से आ रहा है, ऐसे ट्यूब आ रहा है, शुरुआत में थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और उसके बाद सीधा हो जा रहा है, एकदम स्ट्रेट हो जा रहा है। ये ट्यूब पीला वाला की बात कर रहे हैं, और फिर मुड़ कर जा रहा है यहाँ पे, फिर थोड़ा सा कोयलिंग हो जा रहा है, और आके यहाँ पे एक डक्ट, दूसरा एक डक्ट लगा हुआ है, ट्यूब लगा हुआ है। तो पूरा का पूरा आपका नेफ्रॉन क्या है? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब इस नेफ्रॉन में क्या करना है? आपके ब्लड को फिल्टर करना है ना, तो उसके लिए ब्लड वेसल तो आना पड़ेगा ना। तो देखिए, ये एफरेंट आर्टरियोल, क्या है? एफरेंट आर्टरियोल, जो कि एक आर्टरी है। आर्टरी का अगला पार्ट है, अगला आर्टरी से छोटा पार्ट है, जो कि ब्लड को लेकर आएगा। अब ये ब्लड आता है, यहाँ पे एक गुच्छा बना लेता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना लेता है, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेटवर्क ऑफ कैपिलरी होता है, और फिर ये बाहर निकल जाता है, जिसको एफरेंट आर्टरियोल कहेंगे। अब यही एफरेंट आर्टरियोल बाद में निकलते वक्त ना, ये जो आपका ट्यूब्यूल था, इसी से लिपट जाता है। ये पूरा देखिए लिपट गया है। अब इस लिपटना भी जरूरी है, क्या जरूरी है बात करेंगे अभी हम। तो अब देखिए, वो तो हो गया ग्लोमेरुलस, और जहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, उस कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, वो उसको हम बोमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। और उसके बाद कोइलिंग वाला स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ देखिए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर एक ये ट्यूब वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसको हम लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेनलीज लूप, हेनलीज लूप। हेनलीज लूप का वो पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है, उसको डिसेंडिंग लूप बोलेंगे, और जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनली बोलते हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे PCT है, वैसे ही थोड़ा दूर जाने के बाद DCT होता है। अब ये DCT जो होता है आपका, एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, ट्यूब, एक ये भी ट्यूब ही है, उसमें आकर खुल जाते हैं, ठीक है? चलिए,
तो क्या होता है, जब ये ब्लड आपका इस आर्टरी के थ्रू यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे यहीं पे फिल्टर होते हैं आपके ब्लड फिल्टर होगा, तो जो चीज़ फिल्टर हो जाता है ना वो इस ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा, पीले वाले पोर्शन में आ जाएगा, पीले वाले पोर्शन में आ जाएगा। और जैसे जैसे ये जाते रहेगा उससे कुछ चीज़ें अंदर और बाहर निकलती रहेंगी, जाती रहेंगी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कलेक्टिंग डक्ट में, उसको यूरिन कह देते हैं। अब ऐसे ही ढेर सारे नेफ्रॉन आपकी किडनी में रहेंगे और ये यूरिन बनाएंगे और आपकी किडनी से बाहर निकलेगा, आपके यूरेटर में चला जाएगा। तो एक्चुअली आपको आगे ये भी पढ़ना होगा कि स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, तो 3 स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन में। देखिए ये एक सिंपल सा डायग्राम, यहाँ पे आपका क्या था, लाल वाला पार्ट ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, और इसको उसके बाद ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर डीसीटी, और इधर कलेक्टिंग डक्ट। थोड़ा सा इजी डायग्राम है आपके समझने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन बनता है आपके अंदर। तो ये जो यूरिन बनता है ना आपके अंदर, उसमें 3 स्टेप होता है, 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। यहीं पे समझ लेंगे, जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना वो इसी डायग्राम से समझ लेंगे। देखिए ये आर्टरी है, ब्लड को लेकर आएगा, इधर से लेकर आने वाले को एफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहे हैं हम, ऐड कर रहा है जो, और यहाँ से निकलने वाले को इफरेंट बोल रहे हैं, एग्जिट करने वाला, ठीक है ना। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसमें से ही ब्लड जो आपका फिल्टर होगा और यहाँ चला जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो इसी प्रोसेस को यहाँ पे क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में ही हम जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको फिल्टर कर रहे होते हैं और इस ट्यूब्यूल में डाल दे रहे होते हैं, ताकि ये आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में निकले और किडनी में जाए और बाहर निकल जाए यूरेटर के थ्रू, यूरिन बन के। पर एक्चुअल में दिक्कत ये हो जाती है ना कि जब ये फिल्टर हो रहा होता है तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरत से ज़्यादा पानी इसमें फिल्टर हो जाता है। कुछ हमारा यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे शुगर वगैरह, ये सब चीज़ें भी फिल्टर होकर इसमें चली जाती हैं। तो इसी वजह से ये जो आपका इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, बाद में आके इसके साथ लिपट जाता है, इस ट्यूब्यूल के साथ, कि जो ज़रूरी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं उनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ये तो आपका आर्टरी है ना, आर्टरी है, ऐसे जा रहा फिर जाके ये आपके ब्लड वेसल आपके हार्ट में मिल जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब ब्लड का कंपोनेंट बन जाएगा, और इधर जो जाएगा वो यूरिन का कंपोनेंट बन जाएगा। तो आपके यूरिन में जो भी फिल्टर हो गया, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें इसमें चली गई ना, उसको बाद में फिर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि ज़्यादा पानी लॉस कर दोगे, ज़रूरी चीज़ लॉस कर दोगे, फिर आपको लेना पड़ेगा ना, और उसमें एनर्जी खर्च होगा भाई। तो इसी वजह कुछ ज़रूरी चीज़ें भी फिल्टर हो जाती हैं आपके फिल्ट्रेट में, उनको रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है। ये दूसरा स्टेप होता है। अच्छा, कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब कर लिया हमने, हो सकता है कि कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी रीअब्जॉर्ब कर ली, तो फिर से वापस उनको हमें इस ट्यूब्यूल में, किस ट्यूब्यूल में, उस ट्यूब्यूल में जिसमें यूरिन बन रहा है उसमें फिर वापस से डाल देना होता है हमें, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। मतलब फिर एक बार बता देता हूँ, एनसीईआरटी तो पढ़ लेंगे अभी, पहले समझ तो लो, सब समझ में आ जाएगा, पहले इतना समझ गए। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होता है, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करना है, वेस्ट को इसमें लेकर जाना है ताकि यूरिन बनाना है। पर क्या बोला, फिल्टर करने में थोड़ी सी ज़्यादा ही फिल्टर हो गया, कुछ पानी उनी या ग्लूकोज व्लूकोज, तो अब उसको तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि यूरिन में चला जाए ज़रूरी चीज़, वापस से लेना पड़ेगा, बॉडी में एनर्जी लगेगा उसके लिए। तो इससे बढ़िया इसमें अगर कुछ यूजफुल सब्सटेंस चला गया तो उसको रीअब्जॉर्ब कर लो आपके ब्लड वेसल में, और ये ब्लड वेसल तो बाद में फिर वही अपने ब्लड में मिल जाएगा ना। अच्छा, जब रीअब्जॉर्ब कर रहे हो तो मान लो कुछ हार्मफुल चीज़ दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिए, या कुछ हार्मफुल चीज़ मान लो इधर से इधर वापस चला गया था, फिल्टर ही नहीं हुआ था, तो उसको वापस से फिर से हम ट्यूब्यूल में सिक्रीट कर देते हैं, इस ट्यूब्यूल वाले पार्ट में सिक्रीट कर देते हैं, इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। अब सिक्रीट करने के बाद जो भी चीज़ यहाँ से निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे।
और ऐसे ही ढेर सारे किडनी में नेफ्रॉन रहेंगे, उन सब से यूरिन बन बन के निकलेगा, बाद में इकट्ठा होगा और वो जाके यूरेटर के थ्रू बाहर निकल के आपके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होगा। यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाएगा, मैसेज जाएगा ब्रेन तक, वापस मैसेज आएगा तो आपके यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जाएगा और यहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर यूरिन निकल कर चला जाएगा। बस। देखो अब फिर से पढ़ लो भाई। Each capillary cluster into a kidney is associated with the cup-shaped end of a coiled tube। एक कोइल्ड ट्यूब रहेगा जिसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, उसी में आपका जो कैपिलरी होते हैं ना वो ऐसे ही क्लस्टर बनाए हुए रहते हैं, उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। बता दिया आपको। तो ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज आप कह सकते हो, ठीक है। और ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। तो ये जो ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है ना, इसी को एफरेंट आर्ट्रियोल बोला जाता है, जो इंटर कर रहा है यहाँ पर। अब जो निकलेगा उसको एफरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे, पर आप अगर नहीं जानते हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि नेमिंग नहीं दिया हो आपके किताब में। अब देखिए जो भी चीज़ जाएगा वहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होगा? फिल्टर होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनेंगे तो वो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में चला जाएगा। अब वहाँ जाने के बाद क्या होगा? कुछ चीज़ें फिर रीअब्जॉर्ब होती हैं और कुछ सिक्रीट कर दी जाती हैं, और जो भी चीज़ कलेक्टिंग डक्ट में आ गया वो उसको हम अब यूरिन कह लेते हैं। ऐसे ही होता है यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में। देख लीजिए। ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन पैक्ड क्लोज टुगेदर। ठीक है, ढेर सारे नेफ्रॉन होते हैं आपके किडनी में। अब यही देखिए मैकेनिज्म चालू हो गया जो समझाया। सब सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब। तो पहला प्रोसेस तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, तो उससे फिल्ट्रेट बनेगा, तो फिल्ट्रेट ट्यूब्यूल में जाएगा। तो पहले स्टेप के बारे में लिखा ही नहीं इन्होंने, दूसरा स्टेप डायरेक्ट लिख दिया कि दूसरा स्टेप क्या है कि जो फिल्ट्रेट हो गया ना उसमें क्या होता है, जो शुरुआत का फिल्ट्रेट बना उस फिल्ट्रेट में यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट और मेजर अमाउंट ऑफ वाटर को सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। मतलब सेलेक्ट कर करके चुन कर, जैसे जैसे यूरिन आगे बढ़ता रहता है इस ट्यूब में रीअब्जॉर्प्शन होता है। The amount of water reabsorbed depend on how much excess water there is in the body and how much dissolved waste there is to be excreted। अब कितना पानी एब्जॉर्ब किया जाएगा ये डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में पानी कितना बचा हुआ है एक्सेस में, और कितना वेस्ट हमें बाहर निकालना है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और तीसरा एक स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, उसके बारे में यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। The urine forming in each kidney eventually enter a long tube, the ureter। किडनी में मान लो अब यूरिन बन गया, उसके बाद क्या होगा, एक लॉन्ग ट्यूब में जाएगा जिसको हम यूरेटर कहते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। और ये यूरिन क्या होगा, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। जब तक कि हमें महसूस नहीं होने लगेगा कि हमें निकालने की ज़रूरत है, तब तक उसको क्या उसमें स्टोर किया जाता है यूरिन को। ये जो ब्लैडर होता है ये कैसा होता है, मस्कुलर होता है, और ये नर्वस कंट्रोल के अंडर होता है। तो बताया ना, एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज ए रिजल्ट वी कैन कंट्रोल द अर्ग टू यूरिनेट। नर्वस कंट्रोल होता है, इसी वजह से तो आप कंट्रोल कर पा रहे यूरिन को, कब निकालना है और कब नहीं निकालना है। तो हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब एक्सक्रीशन इन एनिमल हो गया। तो अब देखिए यहीं पे एक आर्टिफिशियल किडनी के बारे में दिया हुआ, पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक्सक्रीशन इन प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू क्या होता है, हीमोडायलिसिस कराया जाता है। क्या है देखिए समझा देता हूँ, उसके बाद पढ़ लेंगे फटाफट। देखिए किडनी हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल निकालने का काम करता है। तो अगर आपकी किडनी में कोई इंजरी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या ख़राब हो जाए, तो वो ब्लड फिल्टर नहीं कर पाएंगे, यूरिन नहीं बन पाएगा। तो यूरिन जब नहीं बन पाएगा तो नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट होने लगेगा। इससे क्या होगा, आपको नुकसान पहुंचेगा। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ना इसको निकालने के लिए, तो वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी।
आर्टिफिशियल किडनी होता क्या है? आर्टिफिशियल किडनी देखिए एक अपैरेटस होता है, एक मशीन होता है जिसमें क्या लगा हुआ रहता है, ढेर सारे ट्यूब होते हैं, ऐसे ढेर सारे ट्यूब होते हैं, यहाँ पे ट्यूब जो बनाया हुआ है ना ट्यूब होते हैं। अब इन ट्यूब पे क्या ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। अब इस ट्यूब के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहीं पे जो ट्यूब लगे हैं वहाँ पे क्या डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ रहता है, डायलिसिस करने वाला एक फ्लूइड जिसको डायलाइजिंग सॉल्यूशन कह रहे हैं वो भरा हुआ रहेगा। ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन है ना वो सेम रहता है, आपके ब्लड में जो जो चीज़ें रहती हैं सब इसमें डाल दिया जाता है, एक्सेप्ट वन चीज़, क्या? वही जिस चीज़ को बाहर निकालना है ना उसी को बस नहीं रखा जाता है। मतलब आपके डायलाइजिंग फ्लूइड में ब्लड में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो देखिए आपका ये ट्यूब के बाहर जो है, ट्यूब के बाहर डायलाइजिंग फ्लूइड भरा हुआ है और ये जो आपने आर्टरी से निकाल कर आपके ब्लड को इस मशीन में भेज दिया, तो इस ब्लड मेम्ब्रेन के अंदर आपका ब्लड भरा हुआ रहेगा और उसके बाहर क्या है, मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या है, ब्लड है, और चारों तरफ इसके क्या है, चारों तरफ क्या भरा हुआ है, डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड, यहाँ पे ब्लड है। अब ब्लड में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है और यहाँ लिम्फ में हर एक चीज़ है जो ब्लड में है, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट सिंपली यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करके बाहर निकल जाएगा बस। अब क्या करो, अब इस डायलाइजिंग फ्लूइड को निकाल लो और मतलब डायलाइजिंग फ्लूइड में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट चला गया ना, यानी अब डायलाइजिंग फ्लूइड गंदा हो गया और आपका ब्लड साफ होने लगा धीरे धीरे। तो इस गंदे डायलाइजिंग फ्लूइड को बाहर निकालते रहते हैं हम लोग और नया नया डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग सॉल्यूशन डालते रहते हैं और फिर वहीं पे दूसरे साइड से आपके ब्लड को आपके शरीर में इंटर करा दिया जाता है। यही पूरा प्रोसेस होता है डायलिसिस का, यही पूरा होता है डायलिसिस का प्रोसेस। तो किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल, मतलब बहुत ज़रूरी ऑर्गन होता है हमारे सर्वाइवल के लिए। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो टू किडनी, मतलब इन्फेक्शन की वजह से या कोई इंजरी हो जाए या किडनी तक ब्लड उतना आसानी से पहुंच ना पाए, फ्लो को रुक जाए, तो आपकी किडनी की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है वो। अब इसके वजह से क्या होता है, दिट लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी, आपके बॉडी में पॉइजनस वेस्ट एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, जो कि मौत भी करा सकता है। तो क्या किया जाता है, इन केस ऑफ किडनी फेलियर, यानी किडनी फेलियर हो गया तो क्या किया जाएगा, आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, इट इज ए डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड थ्रू डायलिसिस, डायलिसिस करके हम नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल देते हैं अपने बॉडी से बाहर। क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी में, आर्टिफिशियल किडनी कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब विथ सेमी परमिएबल लाइनिंग, ट्यूब होता है जिसमें सेमी परमिएबल लाइनिंग होता है और ये ट्यूब कहाँ रहते हैं, दे आर सस्पेंडेड इन अ टैंक, एक टैंक में रखे हुए रहते हैं और उस टैंक में भरा हुआ रहता है डायलाइजिंग फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ब्लड के तरह ही होता है और हर एक चीज़ होता है उसमें जो भी ब्लड रहेगा, एक्सेप्ट दैट इज डिवोइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, केवल उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट रहता है, डिवोइड मतलब एब्सेंट। अब क्या किया जाएगा, अब पेशेंट के आपके ब्लड को, द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू दिस ट्यूब, पेशेंट के ब्लड को इन ट्यूब के थ्रू पास कराया जाएगा। तो जब ये पास होगा, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, क्योंकि कहीं पे भी कोई चीज़ ज़्यादा रहेगा और कहीं कम रहेगा तो वो कम, ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो कर जाता है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं ना। तो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट आपके ब्लड से डायलाइजिंग फ्लूइड में चला आएगा बस, और आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। अब इस प्यूरिफाइड ब्लड को क्या करोगे, द प्यूरिफाइड ब्लड इज पंप बैक इनटू द पेशेंट, दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, अब यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है ना। और जो डायलाइजिंग फ्लूइड गंदा हो रहा होगा उसको एक साइड से निकालते जाएंगे और नया नया डायलाइजिंग फ्लूइड हम बार बार डालते जाएंगे। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट, अब देखिए नॉर्मली in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 180 liters daily। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ये बनता है ना फिल्ट्रेट, वो कितना होता है एक दिन में, एक एडल्ट में एक दिन में वो 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। बट
बट आप जानते हो कि आपका यूरिन कितना होता है? यूरिन तो एक दिन में 1 या 2 लीटर होता है, 1-1.5 लीटर होता है, ठीक है। यानी फिल्ट्रेट कितना बना? यही फिल्ट्रेट तो बाद में यूरिन बनाता है ना, तो फिल्ट्रेट तो 180 लीटर बना, लेकिन यूरिन कितना बन रहा है इससे 1 या 1.5 लीटर बन रहा है। यानी क्या हुआ? बाकी का क्या हुआ? बाकी भैया रीएब्जॉर्ब हुआ, सेकेंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वही कह रहा है, नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली, हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्रीटेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। 1 या 2 लीटर ही एक्सक्रीट किया जाता है यूरिन के फॉर्म में। क्यों? बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी के ट्यूब्यूल में रिमेनिंग फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल। तो एनिमल से कंपैरिजन में प्लांट एक अलग तरह का एकदम स्ट्रेटजी अपनाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जैसे कि प्लांट का एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? एक ऑक्सीजन, एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट ही है ना प्लांट का। तो इसको कैसे निकाला जाता है बताइए? पढ़ चुके हैं ना हम लोग। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड हाउ प्लांट डील विथ ऑक्सीजन एज वेल एज CO2। तो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू निकल जाता है कि नहीं? अच्छा, जो एक्सेस वाटर भी है उनके लिए कभी कभी वेस्ट की तरह काम करता है, तो ट्रांसपीरेशन से भी एक्सेस वाटर निकल जाता है। अच्छा, फॉर अदर वेस्टेज प्लांट यूज द फैक्ट दैट मेनी ऑफ देयर टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट सच एज लीव्स। तो प्लांट में बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो डेड सेल होता है ना, और उसमें क्या होते हैं, दे कैन लूज सम पार्ट सच एज लीफ। तो लीफ वगैरह में अगर वो चीज़ें हैं, स्टोर्ड मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, तो लीफ झड़ जाएगा तो वहाँ से भी निकल जाता है। मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल। बहुत सारे प्लांट में क्या किया जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको वैक्यूल, सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसमें स्टोर किया जाता है। तो वैक्यूल के आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द सेल। और वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीफ दैट फॉल ऑफ। तो पत्तियों में भी स्टोर होता है, जो बाद में जाके वही पत्ती झड़ जाएगा तो उसका वेस्ट मटेरियल निकल गया। यानी कि अदर वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? रेजिन्स और गम्स, ठीक है, जो कि स्पेशली ओल्ड जाइलम में स्टोर किए जाते हैं इन सब चीज़ों को, ये भी उनके वेस्ट मटेरियल ही हैं। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट मटेरियल इनटू द सॉइल अराउंड देम। और अपना कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल वो मिट्टी में ही छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्गन डोनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है ऑर्गन डोनेशन? भाई जब किसी ऑर्गेनिज्म, किसी ह्यूमन के बॉडी का कोई ऑर्गन मान लीजिए काम नहीं कर पा रहा है ना, तब कोई दूसरा और इंसान अगर उसको अपना ऑर्गन दे दे तो उसी को ऑर्गन डोनेशन कहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि नहीं? यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑर्गन डोनेशन इज अ जेनरस एक्ट ऑफ डोनेटिंग एन ऑर्गन टू अ पर्सन हु सफ़र फ्रॉम नॉन फंक्शन ऑफ ऑर्गन। अगर किसी का कोई ऑर्गन फंक्शन करना बंद कर दे तो कोई अपना ऑर्गन डोनेट कर दे तो इसी को ऑर्गन डोनेशन कहते हैं। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ डोनर एंड हिज और हर फैमिली। तो डोनेशन करने के लिए क्या जरूरी होता है? कंसेंट, मतलब रजामंदी जरूरी होती है डोनर की और उसके या उसके परिवार की। एनीवन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम ए ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर। कोई भी बन सकता है, चाहे कोई उम्र हो, चाहे कोई जेंडर हो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑफ अ पर्सन। किसी का जीवन भी बदल सकता है ट्रांसप्लांटेशन, है कि नहीं? ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रिसिपिएंट्स ऑर्गन हैज़ बीन डैमेज और हैज़ फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। क्यों जरूरी होता है ट्रांसप्लांटेशन? तो मान लीजिए जिसके अंदर किया जा रहा है ना, उसका ऑर्गन कोई डैमेज हो गया या फेल हो गया है या बीमारी से दिक्कत में आ गया है, तो आपको ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव फ्रॉम वन पर्सन, जिसको डोनर कहते हैं, मतलब ऑपरेशन करके निकाल लिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे। किसके अंदर से? ऑर्गन डोनर के अंदर से। और जो रिसिपिएंट होता है, मतलब जो लेने वाला था, उसके अंदर लगा दिया जाता है, ठीक है।
किन किन चीज़ों का कॉमनली ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? कॉर्निया का, जो आँख का आपका आई बॉल का सबसे आगे वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, पढ़ा होगा आपने कलरफुल वर्ल्ड में। और किडनी का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, लीवर का, पेनक्रियाज का, लंग्स का, इंटेस्टाइन का और बोन मैरो का। तो बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। मस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज़ डाइड और व्हेन द डोनर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड। तो ज़्यादातर डोनेशन कब होता है? जब कोई पर्सन तुरंत मर जाता है ना, तो तुरंत ही किया जाता है, ठीक है। या कोई ब्रेन डेड हो जाए, मतलब अगर पूरी तरह ब्रेन डेड हो जाए, उसका ब्रेन मर जाए, तब भी किया जाता है। बट सम ऑर्गन सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग ईटीसी एंड टिश्यू कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। तो किडनी और लीवर और लंग्स का, अगर लंग्स के किसी पार्ट का डोनेशन करना है तो फिर जिंदा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको बता दिया गया। ये क्या है? बोमेंस कैप्सूल है, ट्यूब है, ऐसे आता है, पीसीटी बनता है, उसके बाद यू शेप्ड स्ट्रक्चर, हेनलीज लूप और डीसीटी बनता है, फिर कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आर्टरी आता है, ग्लोमेरुलस बनाता है और फिर वो आर्टरी निकल जाता है। और फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस स्टेप के साथ आप लिख सकते हो गया। व्हाट आर द मेथड यूज बाई प्लांट टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो यही सब मेथड से अभी तो पढ़ा, जैसे CO2 और O2 को गैसियस एक्सचेंज से निकाला जाता है, या बहुत सारी चीज़ों को पत्तों में स्टोर कर लिया जाता है और बाद में पत्ता झड़ जाता है, या सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर किया जाता है, या रेजिन और गम जो होते हैं वो उनके वेस्ट मटेरियल होते हैं। और बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्लांट जो है अपनी मिट्टी में, आसपास जो मिट्टी है उसमें भी सेक्रेट कर देता है। हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। यूरिन कितना प्रोड्यूस होगा ये कैसे रेगुलेट किया जाता है? तो आप बताइए कैसे रेगुलेट किया जाता है? अरे ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है। अगर आपके बॉडी में एक्सेस वाटर रहेगा तो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्रीट होने दिया जाएगा। लेकिन अगर पानी में आपके बॉडी में पानी की कमी है तो ज़्यादा यूरिन में ज़्यादा पानी नहीं जाने दिया जाएगा, यानी एक्सेस उसको रीस्टोर कर लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। कितना एक्सक्रीट करना है वेस्ट, उसी पर डिपेंड करेगा कि उसमें कितना हमें पानी छोड़ना है और कितना यूरिन बनाना है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम एक हार्मोन के बारे में भी पढ़ते हैं, उसका नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का भी रोल होता है इसमें यूरिन प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि ये यूरिन क्या करता है, ये एडीएच क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल को प्रोमोट करता है फ्रॉम नेफ्रॉन, है कि नहीं। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। अच्छा, हमने क्या पढ़ा उसके बाद एक बार समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी पढ़ लेते हैं, इसको क्यों छोड़ा जाए। मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप कैन बी टेकन एज एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ्स। तो लाइफ कोई अलाइव है ये कैसे जानोगे? अगर उसके अंदर मूवमेंट हो रहे हैं अलग अलग टाइप के, विजिबल इनविजिबल मूवमेंट, तो यही इशारा करते हैं कि वो लिविंग है। अच्छा देखिए, मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये सब पढ़ लिया आपने। इसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को लिया जाता है एनवायरनमेंट से और सन का एनर्जी का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। वहीं पे हेट्रोट्रॉफिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल को लेगा जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ह्यूमन बीइंग में फूड ईटन इज ब्रोकन डाउन बाय वेरियस स्टेप्स along the alimentary canal and the digested food is absorbed in the small intestine, ठीक है, जिसको पहुंचाया जाता है to all cells of the body। तो ये सब हमने पढ़ा है ना पीछे। फिर ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है क्या करने के लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए। फिर बाद में ATP बना, एनर्जी रिलीज होगा, ATP बना लिया जाएगा। अब बाद में इस ATP को इस्तेमाल किया जाएगा टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अदर रिएक्शंस इन द सेल। रेस्पिरेशन दो तरह का हो सकता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में मोर एनर्जी प्रोड्यूस होता है या अवेलेबल हो जाता है ऑर्गेनिज्म के लिए। ये पढ़ लिया था हमने, ठीक है।
इन ह्यूमन बींग्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सच एज ऑक्सीजन, CO2, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बार बार पढ़ा हमने। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? हार्ट होता है, ब्लड वेसल होता है, ये सब भी तो पढ़ा ना। चलिए, इन हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड एंड अदर मटेरियल इज अ फंक्शन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ह्यूमन में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड आर रिमूव्ड बाय नेफ्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन किडनीज। प्लांट यूज variety of technique to get rid of waste material. For example, waste material may be stored in the cell vacuole or as gum and resin removed in the falling leaf. झड़ते हुए पत्तों के फॉर्म में गिरा दिया जाएगा या उसकी मिट्टी में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये सब हमने पढ़ा है, उसी का यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। इन सब के बारे में हमने बात किया था। चलिए, यहाँ पे कुछ MCQ दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन दिए हुए, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर। किस सिस्टम का पार्ट है किडनी? एक्सक्रीशन सिस्टम का पार्ट है कि नहीं? एक्सक्रीटरी सिस्टम का। द जाइलम इन प्लांट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम का क्या काम होता है बताइए? मेरे ख्याल से तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ही होना चाहिए, आप बताओ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, क्या चाहिए होता है? CO2 एंड वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव, सब चाहिए होता है कि नहीं? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट को तोड़ना क्या करने के लिए? CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज करने के लिए। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसी को तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं ना। चलो, 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, हो गया। चलो फिर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस। तो आप बताइए कहाँ पर होता है फैट का डाइजेशन? हमारे बॉडी में कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हालांकि स्टमक में भी होता है, जहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, तो स्टमक में भी कुछ अमाउंट ऑफ फैट डाइजेस्ट होता है, पर मेनली जो फैट का डाइजेशन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, कैसे होता है ये? तो आप बताइए। जो लीवर से आता है बाइल, सबसे पहले तो वो बाइल हमारे फैट के ग्लोब्यूल्स को इमल्सिफिकेशन करता है। अब इमल्सिफाइड फैट पे कौन काम करेगा? हमारा पेनक्रियाटिक लाइपेज काम करेगा और उस फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, और इंटेस्टाइन के भी एंजाइम उसको तोड़ के फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो ये सब बातें आप लिखोगे, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है और वो स्टार्च को क्या करता है? सिंपल शुगर में बदल देता है कि नहीं। व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। कितनी बार बताया जाए, बताइए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं? वाटर ज़रूरी होता है, CO2 ज़रूरी होता है, और क्या ज़रूरी होता है? क्लोरोफिल ज़रूरी होता है कि नहीं। सनलाइट ज़रूरी होता है। और क्या उसके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं? तो बाई प्रोडक्ट्स तो आप कह सकते हो ना कि H2O निकलता है, और क्या निकलता है? और आपका O2 निकलता है, ठीक है। और एनर्जी तो रिलीज हो ही रहा है, एनर्जी और कार्बोहाइड्रेट, वो तो मेन प्रोडक्ट है ना। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, एनारोबिक में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, एनारोबिक में कम एनर्जी रिलीज होता है। एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होता है, एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक में क्या बनता है? CO2 बनता है। एनारोबिक में लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है। ये सब पिछले न्यूट्रिशन जब पढ़ रहे थे तो हमने देख लिया था ना। हाउ आर द अल्वेओली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये भी पहले भी क्वेश्चन था और हमने इसको डिस्कस भी किया था, अंडरलाइन भी किया था कि वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, और हमने जब ये आपका एक्टिविटी देख रहे थे ना, वहाँ पे भी ये वाला मैंने ऐड कर दिया था ऑलरेडी कि डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन के वजह से क्या होता है। देख लीजिए, यहीं पे बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन क्या है? आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि O2 का ट्रांसपोर्ट के लिए काम करेगा। अब अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो इस O2 का ट्रांसपोर्ट उतना आसानी से नहीं हो पाएगा,
है कि नहीं? तो आपको दिक्कत महसूस होगी उससे बहुत सारी। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग, वाई इट इज़ नेसेसरी। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब एक सर्कुलेटरी साइकिल में हमारा जो ब्लड होता है वो हार्ट के पास 2 बार जाता है। और आप ये डायग्राम भी बना सकते हो वहाँ पे। कौन सा डायग्राम? ये जो लंग्स वाला और हार्ट के बाद और यहाँ टिश्यूज वाला जो अलग अलग ब्लड वेसल से दिखाया हुआ है ना, ऐसा ये बना सकते हो, ये वाला डायग्राम जो वहाँ पे दिया हुआ है। और ये क्यों नेसेसरी है? ताकि मिक्सिंग को प्रिवेंट कर दिया जा सके। और दूसरा एक क्या कह सकते हो, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए ज़रूरी होता है। क्यों? हमारे अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल इन जाइलम एंड फ्लोएम? तो ये तो हमने देख लिया था ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम में दोनों चीज़ में जो भी पढ़ा आपने वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है कि जाइलम के थ्रू वाटर जाता है और एक ही डायरेक्शन में जाता है, यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम के थ्रू फूड जाता है और वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है वहाँ पर। फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट करने के अलग ट्रांसलोकेशन कहते हैं, उसमें एनर्जी का यूज़ किया जाता है। ये जाइलम के जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। और उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ अल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो कह रहा है, अभी हमने बात किया था ना पीछे कि जैसे हमारे लंग्स में बेसिक यूनिट होते हैं अल्वियोलाई, वैसे हमारे किडनी में बेसिक यूनिट होते हैं नेफ्रॉन। तो कह रहा है उन दोनों के स्ट्रक्चर और फंक्शन को हम कंपेयर करने, एक पहला तो स्ट्रक्चर को और उसके बाद उनके फंक्शन को कंपेयर करने के लिए कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, अल्वियोली और नेफ्रॉन इधर। तो उसको पहले स्ट्रक्चर कंपेयर कर लिया जाएगा, उसके बाद हम क्या देख लेंगे, फंक्शन। तो स्ट्रक्चर में देखिए अल्वियोली क्या होते हैं, अल्वियोली और टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो कि लंग्स के अंदर रहते हैं। और जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब के बने हुए, जो कि किडनी के अंदर पाए जाते हैं। जो वॉल ऑफ एल्वियोली रहता है वो 1 सेल थिक रहता है और इट कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। वहीं पे जो आपका नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, ये ग्लोमेरुलस का बना हुआ होता है, बोमेंस का कैप्सूल बना होता है एंड लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल का बना हुआ होता है। और ये ग्लोमेरुलस हालांकि यही क्या होता है, ये भी ब्लड कैपिलरीज का ही नेटवर्क होता है। अब देखिए, अब अल्वियोली और नेफ्रॉन के जो फंक्शन के हैं उनको कंपेयर कर लीजिए। तो अल्वियोली पहला वाला ये अल्वियोली का दिया हुआ है, ये अल्वियोली का है। ठीक है। तो अल्वियोली में क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द अल्वियोली एंड द गैसेज प्रेजेंट इन द अल्वियोली। तो अल्वियोली के अंदर जो गैस है और ब्लड में जो गैस है उसके बीच में एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे क्या होता है, द ब्लड इंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी, द ब्लड इज इंटर्ड हेयर एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज कलेक्टेड बाय कलेक्टिंग डक्ट। एल्वियोली क्या करने के लिए होता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए। वहीं पे नेफ्रॉन क्या होता है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो पूरा लाइफ प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो मैंने बहुत कोशिश किया आपको कि ऐसा कोई आपको दिक्कत ना आए और पढ़ने के बाद हर एक चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है। और जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चंस आपके हो जाएं, मेरी तरफ से तो यही कोशिश रही है। बाकी अब आगे आप कितना पढ़ते हैं और कितना समझते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।